जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 4। इससे पहले हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 1, सेट 2, सेट 3 देख चुके हैं और टोटल हम लोग 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसके क्रम में आज चौथा देखेंगे। और आपको बता दें कि इस मॉडल प्रैक्टिस सेट में आपके आगामी जो परीक्षा होने वाला है उसमें जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। अर्थात सिलेक्टेड क्वेश्चन को इसमें लाए हैं या शामिल किए हैं। ठीक है? जिस क्वेश्चन को आपके आगामी परीक्षा में देखने की प्रबल संभावना बनती है। तो क्या करना है कि आप लोग अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए और हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। उससे पहले एक बहुत बड़ी सूचना है या तो दुखद सूचना भी कह सकते हैं। आज जो है हमारे माननीय सीएम हेमंत सोरेन के पिताजी अर्थात शिबू सोरेन की दिल्ली में निधन हो गया है। ठीक है? शिबू सोरेन को आप लोग जानते हैं, ये जेएमएम के क्या हैं? जेएमएम के संस्थापक हैं। इन्होंने जेएमएम की स्थापना 1973 ईस्वी में की थी। लोग इन्हें प्यार से दिसम गुरु या गुरुजी कहते हैं। ठीक है? इनका जन्म की बात किया जाए, शिबू सोरेन की जन्म की बात किया जाए, तो इनका जन्म रामगढ़ में हुआ था। कहाँ? रामगढ़ जिला के नेमरा गाँव में हुआ था। नेमरा गाँव में कब हुआ था वो भी बताते हैं। तो 1944 ईस्वी में हुआ था। 1944 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु आज हो गई है सुबह लगभग 9 बजे के आसपास, ठीक है, दिल्ली में। और अभी कौन-सा ईयर चल रहा है? 225, यानी कि लगभग 81 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो चुकी है। किनकी? शिबू सोरेन की। और शिबू सोरेन के महत्वपूर्ण कार्य के लिए क्या है, उन्हें झारखंड रत्न से भी सम्मानित किया गया है। साथ ही आपको पता नहीं होगा तो आपको बता दें कि झारखंड को अलग करने में या झारखंड राज्य को सुसंगठित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान होने के कारण झारखंड सरकार इनके लिए आजीवन आवास की व्यवस्था की है मोराबादी मैदान में, जो कि अब तक किसी को भी नहीं मिला था। ठीक है? तो ये झारखंड के बहुत ही महान शख्सियत हैं और ये झारखंड जो है हमेशा शिबू सोरेन का ऋणी रहेगा। ये आप लोग इनका जीवनी देख लीजिएगा तब समझ में आएगा कि शिबू सोरेन झारखंड के लिए क्या थे। ठीक है? बहुत महान व्यक्ति हैं, जिनकी मृत्यु हो गई तो झारखंड के लिए काफ़ी क्षति है और हम सबों के लिए दुःख की बात है। ठीक है? चलिए, दुःख की घड़ी है, लेकिन क्या करना है, आगे क्लास को जारी रखना है। उनसे संबंधित अगर हो सके तो वीडियो बना देंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि झारखंड में सिंगल यूज पॉलीथीन पर प्रतिबंध कब से लगाया गया है? पहला है 30 जून 2022, दूसरा है 15 नवंबर 2022 और तीसरा है 1 जुलाई 2022, चौथा है 10 जनवरी 2022। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई 2022। तो झारखंड में जो है सिंगल यूज पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाया गया है कब? 1 जुलाई 2022 को। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये सिंगल यूज पॉलीथीन क्या है? तो जिसको हम लोग एक बार इस्तेमाल करके दोबारा इस्तेमाल नहीं करते हैं, फेंक देते हैं, वही क्या है? आपका सिंगल यूज पॉलीथीन। जैसे बाज़ार-वज़ार से सब्ज़ी लेके आते हैं, वो पॉलीथीन हो गया। आपका फास्ट फूड लेके आते हैं, कैरी करते हैं, वो पॉलीथीन हो गया। मीट-उट जो खरीदते हैं, वो वाला पॉलीथीन। ये सब क्या है? सिंगल यूज पॉलीथीन है, जिसको झारखंड सरकार 2022 में ही प्रतिबंधित कर चुका है। लेकिन उसका क्या है, अभी भी धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है, नियमों को ताक में रख के, जो कि गलत बात है, ये आपको याद रखना है। और इसको बंद क्यों किया गया है? इसको बंद करने के पीछे सरकार का जो उद्देश्य था कि पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि राजमहल के पास से गुजरने वाली 25 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? पहला है कर्क रेखा, दूसरा है मकर रेखा, तीसरा है विषुवत रेखा, चौथा है हिंज रेखा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंज रेखा। तो राजमहल के पास से गुजरने वाली 25 डिग्री अक्षांश रेखा को हिंज रेखा कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है? अब बात करेंगे हम लोग राजमहल की, तो राजमहल क्षेत्र कहाँ है? तो आपका साहेबगंज जिला में है। कहाँ है? साहेबगंज जिला में है। और साहेबगंज जिला कब बना है? तो आपको बता चुके हैं 1983 ईस्वी में जिला बना है। और झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है साहेबगंज, जहाँ से होकर आपका क्या है, गंगा नदी बहती है। ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे राजमहल की, तो राजमहल का क्षेत्र में जो है आपका कैसी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी जो है आपके कपास के खेती के लिए बेहतरीन होता है, ये आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि राजमहल के क्षेत्र जो है उसको झारखंड के इतिहास में कांकजोल का क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांकजोल का क्षेत्र भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है।
अब यहाँ पर अगर फर्स्ट विकल्प की ओर ध्यान दें तो कर्क रेखा की बात किया जाए तो झारखंड के 6 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरता है, जिनमें से एक आपका क्या है, रांची भी है। और पूरे भारत की बात की जाए तो पूरे भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। कितना? 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ किस सेल में पाए जाते हैं? पहला है कुड़प्पा सेल, दूसरा है बेसाल्ट सेल, तीसरा है धारवाड़ सेल, चौथा है अर्कियन सेल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्कियन सेल। अब ध्यान से सुनिएगा, झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ अर्कियन सेल में मिलते हैं। अर्कियन क्रम की चट्टानें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और दक्षिणी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं होते हैं। ग्रेनाइट इसका प्रमुख उदाहरण है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि गुलत सुमेलित को पहचाने, यानी यहाँ पर 4 जो दिया गया है विकल्प, चारों का मिलान किया गया है, उनमें से एक गलत है। तो जो गलत है उसको पहचानना है। 3 बिल्कुल सही है, एक गलत है। पहला है छोटा नागपुर की रानी नेत्रहाट को कहते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है झारखंड का शिमला रांची को कहते हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा है कारखानों का शहर जमशेदपुर को कहते हैं, ये भी सही है। चौथा है झारखंड का सेफील्ड कोराम्बे, ये वाला गलती है। झारखंड का सेफील्ड कोराम्बे को नहीं कहते हैं, तो किसको कहते हैं? झारखंड का सेफील्ड भेंडरा को कहते हैं। किसको कहते हैं? भेंडरा को। और ये भेंडरा कहाँ है? तो भेंडरा आपका बोकारो जिला में है, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ है? बोकारो जिला में है। अब बात करेंगे यहाँ जो विकल्प दिया गया है कोराम्बे, ये कोराम्बे क्या है? तो कोराम्बे जो है सबसे पहले ये कहाँ है? तो ये आपका गुमला जिला में है। कहाँ है? गुमला जिला में। और कोराम्बे को क्या कहा जाता है? कोराम्बे को कहा जाता है छोटा नागपुर का हल्दी घाटी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से हम लोग देखते क्या है कि ऑप्शन नंबर डी जो है गलत सुमेलित था, जिसको हम लोग पहचान चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ें। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि झारखंड का सर्वाधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? पहला है सोन नदी घाटी, दूसरा है दामोदर घाटी, तीसरा है उत्तरी कोयल घाटी, चौथा है राजमहल ट्रैप। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर की बात की जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर घाटी। ठीक है, तो झारखंड का सर्वाधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र आपका दामोदर घाटी है। कोयला उत्पादन की दृष्टि से झारखंड क्या है? भारत का सबसे पहला राज्य है, ये भी आपको याद रखना है। दामोदर घाटी से आपको क्या याद आता होगा? दामोदर नदी। तो दामोदर नदी के बारे में आपको बताते हैं। तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? टोरी है। और टोरी कहाँ पर है? तो टोरी आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। कहाँ? लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। और लातेहार जिला बना है 2001 ईस्वी में। ठीक है, साथ ही आपको बता दें कि दामोदर नदी को क्या कहते हैं? दामोदर नदी को देव नदी भी कहते हैं। और ये झारखंड का कैसा नदी है? ये झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। साथ ही क्या है? ये झारखंड की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और एक बता दें बात कि दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है अत्यधिक बाढ़ आता है, जिससे काफ़ी जान माल की क्षति होती है। इसलिए दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड में सर्वप्रथम पीतल बनाने का कारखाना कब स्थापित किया गया? पहला है 1920, दूसरा है 1930, चौथा है तीसरा है 1938, चौथा है 1952। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1930। तो आपको बता दें सबसे पहली बात कि पीतल बनाने के कारखाना मतलब कोई खास है नहीं। तो क्या है खास, वो बताते हैं। तो आपको पता होगा कि झारखंड में तांबा कहाँ पाया जाता है? झारखंड में तांबा आपका पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है। कहाँ? पूर्वी सिंहभूम में। पूर्वी सिंहभूम में भी कहाँ? तो पूर्वी सिंहभूम में जो आपका घाटशिला है, वो क्या है? आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ? घाटशिला। और घाटशिला में तांबा वाला जो खान कब लगाया गया है? तो 1924 में शुरू किया गया है आपका ये वाला। उसके ठीक बाद जो है 1930 ईस्वी में आपका क्या है? पीतल बनाने का कारखाना भी बनाया गया है। और ये पीतल वाला कारखाना है जो घाटशिला से ही संबंधित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड एकमात्र निर्माता किसका है? पहला है तांबा, दूसरा है बॉक्साइट, तीसरा है आयरन, चौथा है प्राइम कोकिंग कोयला। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्राइम कोकिंग कोयला।
तो ध्यान से सुनिएगा। तो इंडस्ट्रीज, खान और भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र निर्माता है। झारखंड देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास प्राइम कोकिंग कोल है, जिसे धोकर या बिना धोए सीधे मेटालॉर्जिकल कोक बनाने के लिए कोक ओवन में डाला जा सकता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो हो जाएगा ये प्राइम कोकिंग कोयला झारखंड में, पूरे भारत में एकमात्र झारखंड में ही उत्पादन किया जाता है। तांबा की बात की जाए तो तांबा झारखंड में आपका घाटशिला प्रसिद्ध है तांबा के लिए। और घाटशिला कहाँ है? तो घाटशिला जो है आपका पूर्वी सिंहभूम में है। कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है कब? 1990 ईस्वी में। अब बात करेंगे बॉक्साइट की, बात करेंगे तो झारखंड के 3 जिले में जो है बॉक्साइट मुख्य रूप से पाए जाते हैं। आपका एक हो जाएगा लातेहार जिला, एक हो जाएगा लातेहार जिला, दूसरा हो जाएगा आपका गुमला जिला, और तीसरा जो हो जाएगा आपका कौन? लोहरदगा। तो इस तरह से झारखंड के 3 जिला जो है बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। और बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है, यानी कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसे पलामू का राजा घोषित किया गया था? पहला है प्रताप राय, दूसरा है बिंदेश्वरी पाठक, तीसरा है धनी सिंह खेरवार, चौथा है यदुवंश सहाय। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको बता दें कि आप लोग क्वेश्चन का लेवल देख रहे होंगे, ठीक इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके जो है झारखंड उत्पाद सिपाही में पूछे जाएंगे। ये आपको 100% हम सही बात बता रहे हैं, तो आप लोग इसको एकदम नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, आज का क्वेश्चन एकदम सटीक है। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धनी सिंह खेरवार। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान केड़ गांव, कौन गांव? केड़। केड़ गांव कहाँ है वो बताते हैं, पलामू में है। ठीक है, तो केड़ गांव के निवासी आदिवासी नेता धनी सिंह खेरवार को पलामू का राजा घोषित किया गया था। धनी सिंह खेरवार के नेतृत्व में ही पलामू में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो पलामू का राजा असहयोग आंदोलन के समय धनी सिंह खेरवार को बनाया गया था। ये वीवीआईपी क्वेश्चन में से में शामिल है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि सफाहोर आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे? पहला है बुधू भगत, दूसरा है भागीरथ मांझी, तीसरा है रघुनाथ महतो, चौथा है लाल हेब्रोम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लाल हेब्रोम। तो सफाहोर आंदोलन लाल हेब्रोम के नेतृत्व में हुआ था। इस आंदोलन का स्वरूप कैसा था? इस आंदोलन का स्वरूप आपका कैसा था? धार्मिक था। और यह आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यह आंदोलन आपका 1870 ईस्वी में शुरू हुआ था। और लाल हेब्रम को ही क्या कहा जाता था? उसका दूसरा नाम लाल बाबा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी ऑप्शन की भी बात किया जाए तो बाकी ऑप्शन में देखिए आपका बुधू भगत, बुधू भगत के द्वारा कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। किसका? कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। और कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह आपका 1831-32 ईस्वी में हुआ था। आपको ये भी पूछ देता है कि बुधू भगत कहाँ के रहने वाले थे? तो बुधू भगत जो है आपके रांची जिला के चान्हो प्रखंड के सिला गांव के रहने वाले थे। कहाँ? सिला गांव के रहने वाले थे, ये आपको याद रखना है। इनकी जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? तो बुधू भगत का जन्म हुआ था आपका 1792 ईस्वी में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन किस जेल में बिताए थे? पहला है हजारीबाग, दूसरा है रांची, तीसरा है भागलपुर, चौथा है दुमका। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर। तो आपको बता दें संथाल परगना के सुल्तानाबाद, जिसको महेशपुर राज्य भी कहते हैं, कि रानी सर्वेश्वरी, ठीक है, पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसका? पहाड़िया विद्रोह का। और पहाड़िया विद्रोह कब हुआ था? पहाड़िया विद्रोह आपका 1781 से 82 ईस्वी में हुआ था। उसका नेतृत्व रानी सर्वेश्वरी ने किया था। ठीक है, और जिसके फलस्वरूप कंपनी ने रानी की संपत्ति को जब्त कर ली थी और उनको उम्र कैद की सजा सुनाया था और उन्हें कहा भागलपुर जेल में डाल दिया गया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई। तो भागलपुर में किसका? रानी सिद्धेश्वरी की आखिरी जिंदगी बीती, यानी कि मृत्यु हुई, ये आपको याद रखना है। चलिए बाकी ऑप्शन नहीं देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड के किस मंदिर में एक ही स्थान पर देवी उग्रतारा एवं लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित है? पहला है उग्रतारा मंदिर लातेहार, दूसरा है भूफोर मंदिर धनबाद, तीसरा है भद्रकाली मंदिर चतरा, चौथा है माँ योगिनी मंदिर गोड्डा। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
तो इसका सही आंसर बिल्कुल आसान है, आप भी बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उग्रतारा मंदिर। तो उग्रतारा मंदिर में क्या है आपका, देवी उग्रतारा और माँ लक्ष्मी दोनों की ही प्रतिमा एक साथ स्थापित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसकी लातेहार जिला की। लातेहार जिला के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, तो लातेहार जिला में ये है आपका उग्रतारा मंदिर। और लातेहार जिला कब बना है? लातेहार जिला बना है 2001 ईस्वी में। और लातेहार जिला में क्या है आपका, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम लोध जलप्रपात है। और लोध जलप्रपात किस नदी पर है? तो लोध जलप्रपात जो है आपका बूढ़ा नदी पर है। किस पर? बूढ़ा नदी पर। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बूढ़ा घाघ भी कहा जाता है। और बूढ़ा नदी किसकी सहायक नदी है? तो बूढ़ा घाघ आपका उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। किसकी? उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। इसीलिए अगर पूछ देगा कि उत्तर कोयल नदी पर आपका बूढ़ा घाघ है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड के किस मंदिर में हिमाचल की ज्वाला जी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित की गई है? तो देख रहे हैं ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि मंदिर उंदिर से भी क्वेश्चन जम के पूछे जाते हैं आपके झारखंड जीके में। पहला है बैद्यनाथ धाम मंदिर देवघर, दूसरा है लिलोरी मंदिर धनबाद, तीसरा है शक्ति मंदिर धनबाद, चौथा है भूफोर मंदिर धनबाद। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक्ति मंदिर धनबाद। ठीक है, तो धनबाद स्थित शक्ति मंदिर में हिमाचल प्रदेश के ज्वाला जी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित की गई है। धनबाद में है, ये आपको पता होना चाहिए। और धनबाद कब जिला बना है? धनबाद 1956 ईस्वी में जिला बना है। और धनबाद को कोयला नगरी भी कहा जाता है, और धनबाद को भारत की कोयला की राजधानी भी बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब भूफोर मंदिर की बात की जाए तो भूफोर मंदिर कहाँ है? तो भूफोर मंदिर भी आपका धनबाद जिला में है। और भूफोर मंदिर को क्या कहा जाता है? ये जो है आपका भूमि और पृथ्वी के जनजातीय देवता है, इन्हें ऐसा माना जाता है। और लिलोरी मंदिर के बारे में बता देते हैं, तो लिलोरी मंदिर जो है मध्य प्रदेश के रीवा राजघराने के राजा सुजन सिंह द्वारा माँ काली की प्रतिमा इसमें स्थापित की गई है। कहाँ? आपका लिलोरी मंदिर में। और लिलोरी मंदिर भी कहाँ है? तो ये आपका धनबाद में ही है। अब एक चीज़ छूट रहा है, उसके बारे में भी बता देते हैं, उसको क्यों छोड़ेंगे? जब पढ़ रहे हैं तो आराम से पढ़ना है। बैद्यनाथ धाम मंदिर देवघर। तो बैद्यनाथ धाम मंदिर जो है कहाँ पर है? देवघर में। और इसका निर्माण कौन करवाया है? तो इसको निर्माण राजा पूरनमल के द्वारा कराया गया है, ये आपको याद रखना है। और बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में क्या है? भगवान शिव का मंदिर है। किसका? भगवान शिव का मंदिर है। और यहीं पर क्या है? प्रत्येक साल पूरे सावन महीना में पूरे 1 महीने के लिए श्रावणी मेला लगता है। क्या लगता है आपका? श्रावणी मेला लगता है। ठीक है, और खास बात यह है कि यह झारखंड ही नहीं, क्या है आपका, पूरे भारत या यूं कहे पूरे विश्व लेवल में प्रसिद्ध है। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं, और सभी एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करके आते हैं। और इस बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर के बारे में पुराणों में कहा गया है कि यह जो है आपका अंतिम संस्कार के लिए सबसे उपयुक्त है। ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि माता सती या यूं कहे कि माता पार्वती का जो है हृदय का अंतिम संस्कार बाबा भोलेनाथ या महादेव ने यहीं पर किया था। इसलिए ये मंदिर जो है आपका अंतिम संस्कार के लिए बेस्ट माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और ये कहाँ है? देवघर में। और देवघर जिला बना है 1983 ईस्वी में। ये सब आपको लिंक करके पढ़ना है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि किस राष्ट्रीय नेता को होम रूल आंदोलन के सिलसिले में रांची में नजरबंद किया गया था? पहला है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है अब्दुल कलाम आजाद, तीसरा है मजहरुल हक, चौथा है महात्मा गांधी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, आसान है, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद को जो है आपको क्या है, होम रूल आंदोलन के सिलसिले में रांची में नज़रबंद कर दिया गया था। कब से कब? 1916 से लेके 1919 ईस्वी तक इन्हें रांची में बंद कर दिया गया था। और अबुल कलाम आज़ाद कौन थे? तो ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने रांची में जब इन्हें 3 साल तक नज़रबंद रखा गया था, उस समय इन्होंने रांची में किन किन चीज़ों का निर्माण करवाया है? तो एक हो जाएगा अंजुमन इस्लामिया। क्या है? अंजुमन अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया का निर्माण इन्होंने रांची में करवाया है, जो कि आज भी मौजूद है, ये आपको याद रखना है। कौन करवाया है? तो आपका अबुल कलाम आज़ाद ने कराया है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में तैनात 32वीं रेजिमेंट सेना की कमान किसके हाथों में थी? पहला है विल्किंसन, दूसरा है मैकडोनाल्ड, तीसरा है क्लीवलैंड, चौथा है कैमत। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैकडोनाल्ड। तो आपको बता दें कि 1857 का विद्रोह जो हुआ था रोहिणी गांव में, ठीक है, ये सबसे पहले रोहिणी गांव में झारखंड में भड़का था। और रोहिणी गांव कहाँ है? तो ये आपका कहाँ है? देवघर में। ठीक है, देवघर में। और देवघर जिला बना है कब? 1983 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। जिसमें जो 32वीं रेजिमेंट सेना के कमान किसके हाथों में था? मैकडोनाल्ड के हाथ में था। ये आपको याद रखना है। तो झारखंड में अगर पूछे कि 1857 का क्रांति सबसे पहले कहाँ भड़का था, तो हो जाएगा रोहिणी गांव। और रोहिणी ग्राम ग्राम कहाँ है? तो ये देवघर जिला में है। ये आपको याद रखना है। और कब हुआ था उसको भी बताते हैं। तो यहाँ पर हुआ था आपका 12 जून। कब? 12 जून 1957 ईस्वी को विद्रोह भड़का था। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहाँ जंगल सत्याग्रह से लाया गया था? क्या बोल रहे हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहाँ जंगल सत्याग्रह चलाया गया था? ठीक है, चलाया गया था होगा। पहला है जमशेदपुर, दूसरा है दुमका, तीसरा है देवघर, चौथा है चक्रधरपुर। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चक्रधरपुर। अब ध्यान से सुनिएगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चक्रधरपुर के कांग्रेसियों ने जंगल काटकर सरकार के प्रति अपना विरोध प्रकट किया था। और विरोध प्रकट करने की इस तरीका को ही क्या कहा गया है? जंगल सत्याग्रह कहा गया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ है? 1930 ईस्वी में। और इसका शुरू किसने किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। और इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही आपका क्या है? दांडी यात्रा जो विश्व प्रसिद्ध है, वो महात्मा गांधी ने चली थी। दांडी यात्रा। अरे दांडी लिखने नहीं जान रहे? दा, अच्छा, इस तरह से दांडी, दांडी यात्रा। दांडी यात्रा विश्व प्रसिद्ध है, जो आप लोग जानते होंगे। ये साबरमती आश्रम से लेकर दांडी नामक स्थान तक महात्मा गांधी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ पैदल मार्च की थी, जिसको दांडी यात्रा कहा जाता है। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय की ही घटना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि गलत सुमेलित को पहचाने। पहला है मुंडारी फोकटेल, पी के मित्रा, दूसरा है मुंडा दुरु, डब्ल्यू जी आर्चर, तीसरा है मुंडारी ग्राम, सी पोट्रेक्ट, और चौथा है मुंडा एंड देयर कंट्री, एम सी राय। इसमें जो है तीन जो है बिल्कुल सही मिलान है, एक नहीं है, एक गलत मिलान है। तो जो गलत है उसको हम लोग को पहचानना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये वाला। मुंडारी ग्राम को ग्रामर को सी पोर्ट्रेट के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो मुंडारी ग्रामर को कौन लिखा है? तो मुंडारी ग्रामर को लिखे हैं ए नोटरेट। कौन? ए नोटरेट के द्वारा आपका मुंडारी ग्रामर को लिखा गया है। और बाकी बिल्कुल सही मिलान है। और इसको आप लोग दोबारा पढ़िएगा और एकदम नोटबुक कीजिएगा, कि ये सब थोड़ा सा इंग्लिश वाला नाम सब रहता है तो भूल जाते हैं। तो क्या कीजिएगा, इसको नोटबुक में नोट करके याद कीजिएगा। ठीक है, तो मुंडारी फोकटेल किताब को कौन लिखा है? पी के मित्रा लिखा है। मुंडा दुरु को कौन लिखा है? डब्ल्यू जी आर्चर। मुंडारी ग्राम को कौन लिखे हैं? तो नोटरेट, ए नोटरेट लिखे हैं। ये वाला गलत है। मुंडा एंड देयर कंट्री कौन लिखे हैं? एम सी राय लिखे हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर मिलान आ गया है। इस तरह के ही आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। गलत सुमेलित को पहचाने। पहला है वन लक्ष्मी, कौन लिखे हैं? डब्ल्यू जी आर्चर। दूसरा है ग्रह का फेर, अनंत सहाय अखोरी। तीसरा है आखर 84 कमल। चौथा है आदमी, द्वारिका प्रसाद। इसमें भी चार में से में तीन जो है सही मिलान है, एक गलत है। जो गलत है उसको पहचानना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वन लक्ष्मी। वन लक्ष्मी के रचनाकार कौन है? योगेंद्र नाथ सिन्हा हैं। कौन है? योगेंद्र नाथ सिन्हा हैं। ठीक है, डब्ल्यू जी आर्चर नहीं होंगे, कौन होंगे? योगेंद्र नाथ सिन्हा। और बाकी सब सही है। ग्रह का फेर अनंत साय अखोरी लिखे हैं, आखर 84 कमल लिखे हैं, आदमी द्वारिका प्रसाद लिखे हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन वन लक्ष्मी योगेंद्र नाथ के द्वारा लिखा गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि दीपिका कुमारी, पूर्णिमा महतो, मधुलिका कुमारी, झानू हासदा और कोमलिका बारी का संबंध किस खेल से है? पहला है बॉक्सिंग, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा है एथलीट, चौथा है तीरंदाजी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीरंदाजी। इन सबका संबंध, जितना भी नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, दीपिका कुमारी हो, पूर्णिमा महतो हो, मधुलिका कुमारी हो, झानू हंसदा हो, कोमलिका बारी हो, ये सबका संबंध क्या है? तीरंदाजी से रहा है। ये आपको याद रखना है। अगर दीपिका कुमारी की बात किया जाए तो ये रांची की रातू की रहने वाली, क्या है? रांची की रातू की रहने वाली है। और इन्हें क्या है? इन्हें ओलंपियन भी कहते हैं। ये ओलंपिक भी खेल चुकी है, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, इसको गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनके महान कार्य के लिए 2016 में, कब? 2016 में क्या है, दीपिका कुमारी को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। पद्मश्री पुरस्कार। और पद्मश्री पुरस्कार क्या है? भारत सरकार की चौथी बड़ी पुरस्कार है। ये भी आपको याद रखना है। तो दीपिका कुमारी के बारे में ये सब हम बोल रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित पूर्णिमा महतो किस खेल का प्रशिक्षक हैं? पहला है हॉकी, दूसरा है फुटबॉल, तीसरा है तीरंदाजी, चौथा है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तीरंदाजी। तो पूर्णिमा महतो का संबंध तीरंदाजी से है, लेकिन ये तीरंदाजी करती नहीं है, बल्कि ये तीरंदाजी सिखाती है। क्या है? प्रशिक्षक हैं। ये आपको याद रखना है। और इन्हें 2013 में, कब? 2013 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है आपको पूर्णिमा महतो को 2013 में। ठीक है, और सिखाने वाले प्रशिक्षक को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो संबंध किससे है? तीरंदाजी से। लेकिन ये तीरंदाजी सीखती नहीं है या चलाती नहीं है, बल्कि ये सिखाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि गलत मिलान को पहचानें। फिर यहाँ पर गलत सुमेलित को पहचानना है। पहला है किनन स्टेडियम जमशेदपुर, दूसरा है मेकन स्टेडियम रांची, तीसरा है परमवीर अल्वाटेक्का स्टेडियम गुमला, चौथा है इंडोर स्टेडियम जमशेदपुर। यहाँ पर भी 3 बिल्कुल सही सही मिलान किया गया है, एक गलत है। जो गलत है उसको पहचानना है। इसका जो हो जाएगा, किनन स्टेडियम जमशेदपुर में है, बिल्कुल सही है। मेकन स्टेडियम रांची में है, ये भी बिल्कुल सही है। परमवीर अल्वाटेक्का स्टेडियम गुमला में, ये भी सही है। इंडोर स्टेडियम जमशेदपुर में, ये गलत है। ये जमशेदपुर में नहीं है, बल्कि ये कहाँ है? तो इंडोर स्टेडियम आपका दुमका शहर में है। कहाँ है? दुमका में। और दुमका में क्या लगता है आपका? दुमका में हिजला मेला लगता है। क्या लगता है? हिजला मेला। लिख देते हैं, दुमका में आपका हिजला मेला लगता है। और किस नदी के किनारे लगता है? मोर नदी के किनारे लगता है। और मोर नदी का ही दूसरा नाम क्या है? मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी। और मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो मयूराक्षी का उद्गम स्थल आपको जानना है तो क्या हो जाएगा? त्रिगुट की पहाड़ी। कहाँ? त्रिगुट की पहाड़ी मयूराक्षी नदी की क्या है? उद्गम स्थल है। तो ये सब आपको याद रखना है। तो ये जमशेदपुर नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाना चाहिए था? यहाँ दुमका हो जाना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। आज का क्वेश्चन थोड़ा लंबा लंबा है, तो आप लोग फंस रहे होंगे, आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा। लेकिन अगर 1 से 2 बार अगर ये वीडियो देख लीजिएगा तो बिल्कुल आसान लगेगा। तो कभी कभी क्या कीजिएगा आप लोग कि एक बार देखा हुआ वीडियो को ही रिपीट देख लीजिएगा, उससे काफ़ी सहूलियत मिलता है। हम भी जब क्लास कर रहे थे तो जितना भी देख रहे थे क्लास व्लास, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार भी वीडियो देख लेते थे, कोई दिक्कत नहीं है, उससे याद अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड के किस त्योहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी के फ्रेम को सजाती है और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है? पहला है हल पुनः, दूसरा है टूसू, तीसरा है भक्ता पर्व, चौथा है रोहिणी। इसका सही आंसर क्या होगा? ये इस क्वेश्चन के बारे में पता नहीं क्या है, लेकिन जेएसएससी बार बार पूछता है और हम भी बार बार बता चुके हैं, फिर भी आज बताएंगे। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टूसू पर्व। टूसू पर्व जो है आपका मकर संक्रांति में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति मनाया जाता है। और टूसू का मतलब क्या होता है मालूम है? टूसू का मतलब होता है कली। कली होता है। ठीक है। और टूसू नामक एक कन्या की याद में यह त्योहार मनाया जाता है। और टूसू नाम की कन्या जो थी कुर्मी समुदाय से थी। किससे? कुर्मी समुदाय से। इसीलिए कुर्मी समुदाय में यह त्योहार जो है आपका टूसू पर्व जो है काफ़ी धूमधाम से सप्ताह तक मनाया जाता है। और हमारा झारखंड में जैसे पंच परगनिया जो एरिया है, बुंडू तमाड़ा है, ये एरिया क्या है आपका? कुर्मी समुदाय वाला एरिया है। तो यहाँ जो आप लोग देखिएगा टूसू पर्व काफ़ी जश्न के साथ मनाया जाता है। ये टूसू नामक एक कन्या की याद में है। इस दिन क्या करती है लड़कियाँ?
एक रंगीन बांस या लकड़ी के फ्रेम को सजाती है और उसको जुलूस के तौर पर निकालती है और शाम को क्या है किसी पहाड़ी नदी या कोई नदी तालाब में जाके उसका विसर्जन कर देती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। और टुसू पर्व का बहुत सारा नाम है। टुसू पर्व को ही क्या कहा जाता है? मकर पर्व। क्या कहा जाता है? मकर पर्व कहा जाता है। मकर पर्व। और इसको क्या कहा जाता है? पूष पर्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूष पर्व भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि सादरी, अंगिका और नागपुरी भाषा किस भाषा परिवार से है? पहला है मुंडा भाषा परिवार, दूसरा है इंडो आर्य भाषा, तीसरा है द्रविड़ भाषा, चौथा है मुंडा भाषा। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडो आर्य भाषा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इंडो आर्य भाषा। सादरी, अंगिका और नागपुरी भाषा इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित है। ये आपको याद रखना है। द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन? झारखंड का कौन भाषा आता है? कुड़ुक भाषा। कुड़ुक और आपका माल्टो भाषा जो है आपका क्या है? द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि स्क्रोल चित्रकला का श्रेय झारखंड के किस जनजाति को दिया जाता है? पहला है संथाल जनजाति, दूसरा है खरवार, तीसरा है सबर, चौथा है कोल। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बताइए जल्दी से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संथाल जनजाति। स्क्रोल चित्रकला संथाल जनजाति से संबंधित है। अब संथाल जनजाति के बारे में तो थोड़ा सा बताना होगा। संथाल जनजाति क्या है? झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और पूरे भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ये आपको याद रखना है। संथाल जनजाति संथाली भाषा बोलती है। क्या बोलती है? संथाली भाषा। और संथाली भाषा को लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसकी? ओल चिकी लिपि की। और ओल चिकी का आविष्कार किसने किया है? तो ओल चिकी का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया है। कब किया है? तो 1941 ईस्वी में किया है। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि संथाली भाषा को 2003 में, कब? 2003 में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 8वीं अनुसूची में। और 8वीं अनुसूची में पूरे भारत से मात्र 22 भाषा को शामिल किया गया है, जिनमें से एक क्या है आपका? संथाली भाषा, जो कि झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज है और हमारे लिए प्राउड वाली बात है। ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया आपका क्या? संथाल जनजाति। स्कूल चित्रकला किससे संबंधित है? संथाल जनजाति से संबंधित है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ें। अच्छा, खरवार जनजाति के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो खरवार जनजाति क्या है? इसको लड़ाकू जनजाति भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है? लड़ाकू जनजाति। और ये सत्य और अपने वादे के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहने वाली जनजाति इसको माना जाता है। वैसे झारखंड में बोला जाए तो 2011 के जनगणना का अकॉर्डिंग 32 जनजाति और उसी में से 8 आदिम जनजाति पाए जाते हैं। ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि मुंडा गांव में पंचायत की बैठक किस स्थान में होती है? पहला है सरना, दूसरा है अखाड़ा, तीसरा है शासन, चौथा है खरना। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अखाड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अखाड़ा। जनजातीय जीवन में अखाड़ा का महत्वपूर्ण स्थान है, जहां बैठकी और नृत्य का कार्यक्रम होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। सरना क्या होता है? सरना जो है आपका क्या होता है? पूजा स्थल को सरना कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अब मुंडा की यहाँ पर जिक्र आया है तो मुंडा के बारे में बताते हैं। तो मुंडा जनजाति क्या है? मुंडा जनजाति झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। ठीक है। सबसे पहले कौन है? सबसे पहले आपका संथाल जनजाति है और दूसरे नंबर पर आपका कौन है? दूसरे नंबर पर उरांव है और तीसरे नंबर पर आपका क्या है? मुंडा जनजाति। और मुंडा जनजाति जो है कौन सी भाषा बोलती है? मुंडा जनजाति आपका मुंडारी भाषा बोलती है। और मुंडारी भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? तो मुंडारी भाषा जो है आपका आस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ये आपको याद रखना है। एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अखड़ा। अखड़ा में जोड़ा हम अंदर बाजत थे वाला। ठीक है, वही अखड़ा है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड राज्य का कौन सा पुरुष प्रधान नृत्य है? पहला है छौ, दूसरा है पैका, तीसरा है जतरा, चौथा है जदूर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा क्वेश्चन डाउट वाला लग रहा है, लेकिन इसको भी हम बता ही देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पैका। पुरुष प्रधान नृत्य तो आपका छौ भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको बताते हैं क्वेश्चन तो ये दोनों ही हो जाएगा। ठीक है, दोनों के बारे में बता देते हैं। इस तरह के तो दोनों ऑप्शन नहीं देना था, लेकिन बता देते हैं दोनों के बारे में। पाइका नृत्य की बात किया जाए तो पाइका नृत्य जो है आपका
सैनिक वेशभूषा धारण करके नृत्य किया जाता है, पाइका। इसीलिए पाइका नृत्य को क्या कहा जाता है? मार्शल नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्शल नृत्य भी कहा जाता है। और यह एक ओजपूर्ण नृत्य है और यह क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं और इसमें कोई गाना नहीं होता है, सिर्फ संगीत के आधार पर ओजपूर्ण नृत्य किया जाता है, ये आपको याद रखना है। विशेषकर आपका है अतिथियों के स्वागत के लिए, शादी विवाह के अवसर पर ये पाइका नृत्य आपको देखने को मिल जाएंगे। और बाकी आपको बताते हैं छऊ नृत्य के बारे में भी, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ही गलत है, दोनों हो गए यहाँ पर। छऊ नृत्य क्या है? छऊ नृत्य भी क्या है? एक ओजपूर्ण नृत्य है और यह भी क्या है? आपका पुरुष प्रधान नृत्य। क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य है। छऊ नृत्य में भी केवल पुरुष हिस्सा लेते हैं और इसमें क्या है? मुखौटा पहन के जो है ओजपूर्ण नृत्य किया जाता है, छऊ नृत्य। और झारखंड का एकमात्र ऐसा लोक नृत्य है छऊ, जो कि यूरोप में भी काफी प्रसिद्ध है और यूरोप लेवल तक इसका क्या हुआ है? प्रदर्शन हुआ है। किसका? छऊ नृत्य का। और झारखंड में छऊ नृत्य का उद्गम स्थल की बात किया जाए तो माना जाता है कहाँ? सरायकेला खरसावां जिला को। किसको? सरायकेला खरसावां को। और सरायकेला खरसावां की बात की जाए तो सरायकेला झारखंड का एक जिला है, 2001 ईस्वी में जिला बना है। और सरायकेला आपका खरकई नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? खरकई नदी के किनारे स्थित है। और सरायकेला जिला में ही आपका क्या है? चांडिल बांध है। क्या है? चांडिल बांध है, जो कि एक पर्यटक स्थल है और ये आपका स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। तो झारखंड में छऊ नृत्य का उद्गम स्थल क्या है? आपका सरायकेला है। और पूरे भारत में बात किया जाए तो 3 राज्यों का जो राज्य में जो है छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। जैसे आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में पुरुलिया को छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। और उड़ीसा में आपका किसको? मयूरभंज को क्या माना जाता है? छऊ नृत्य का उद्गम स्थल। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि छऊ नृत्य 3 प्रकार के होते हैं, एक सरायकेला प्रकार का, एक पुरुलिया प्रकार और एक मयूरभंज प्रकार का। चलिए, इसमें दोनों आंसर हो सकता है, ठीक है। दोनों ही क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। चल भाई काम कर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि केंद्री क्या है? पहला है एक प्रकार का नृत्य, दूसरा है एक प्रकार का आभूषण, तीसरा है एक प्रकार का वस्त्र और चौथा है एक प्रकार का वाद्य यंत्र। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका वीवीआईपी है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है और आगे भी इसको पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसको आप लोग एकदम नोटबुक में नोट कर ही लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका केंद्री क्या है? एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, ठीक है, याद रहेगा ना। तो केंद्रीय संथालों का प्रिय वाद्य यंत्र है। इसे झारखंडी वायलिन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? झारखंडी वायलिन भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इसकी तंतु कछुए की खाल अथवा नारियल के खोल से भी बनाई जाती है, ये आपको याद रखना है। तो पहली बात है केंद्रीय क्या है? तंतु वाद्य यंत्र। तंतु मतलब जो तार से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र को हम लोग तंतु कहते हैं, ठीक है। और जो मुंह से फूंक के बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं? सुशीर कहते हैं। मालूम है? सुशीर। जैसे बांसुरी हो गया, आपका मुरली हो गया, ये सब क्या है? सुशीर है। तंतु मतलब तार वाला, ठीक है। तो केंद्रीय एक तंतु वाद्य यंत्र है और एक प्रकार की वाद्य यंत्र है। इसे झारखंडी वायलिन भी कहते हैं और ये संथालों का सबसे प्रिय वाद्य यंत्र में से शामिल है केंद्री। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपका कहता है कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री किस राजनीतिक दल के थे? पहला है झारखंड मुक्ति मोर्चा, दूसरा है झारखंड विकास मोर्चा, तीसरा है भारतीय जनता पार्टी और चौथा है कांग्रेस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय जनता पार्टी। तो आपको बता दें कि झारखंड का निर्माण कब हुआ है? 15 नवंबर। कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, बिहार राज्य से अलग होके। बिहार का जो है आपका 46% भूभाग काट के क्या है? झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। और जब झारखंड निर्माण हुआ था उस समय झारखंड में 18 जिले थे, बाद में 6 जिलों का निर्माण हुआ और झारखंड में अभी 24 जिला हैं। इतना आपको याद रखना है। और जिस समय झारखंड अलग राज्य बना उस समय बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? राबड़ी देवी थी। कौन? राबड़ी देवी। और राबड़ी देवी कौन है जानते हैं? राबड़ी देवी हमारे जो पूर्व जो रेल मंत्री हैं लालू प्रसाद यादव, उसकी पत्नी है। अब बात करते हैं झारखंड की। तो जब झारखंड राज्य अलग बना तो उस समय जब प्रथम मुख्यमंत्री बने वो कौन थे? आपके बाबूलाल मरांडी। कौन? बाबूलाल मरांडी। और बाबूलाल किस राजनीतिक पार्टी के थे? तो भारतीय जनता पार्टी के थे, अर्थात बीजेपी के थे, ठीक है, बीजेपी। अब इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो हमारा जब नया राज्य बना 15 नवंबर 2000 ईस्वी,
यानी कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी से लेके 2003 तक बाबूलाल मरांडी का कार्यकाल था। ये झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ये आपको याद रखना है। और ये क्या, भारतीय जनता पार्टी के थे। बीच में इन्होंने झारखंड विकास मोर्चा यानी कि JVM राजनीतिक पार्टी की गठन की, अपना अलग राजनीतिक पार्टी JVM यानी कि झारखंड विकास मोर्चा की स्थापना की। बाद में ये झारखंड विकास मोर्चा जो है बीजेपी में विलय हो गई, तो बाबूलाल मरांडी भी बीजेपी में चले गए और ये वर्तमान में क्या है, बीजेपी से नेता है। ठीक है, कौन, बाबूलाल मरांडी। और बीजेपी में भी क्या है झारखंड में, तो नेता प्रतिपक्ष के नेता हैं। और बाबूलाल मरांडी का अगर विधानसभा क्षेत्र की बात किया जाए तो क्या है आपका, राजधनवार है। क्या है, राजधनवार। और ये राजधनवार आपका बता दें तो गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है। इतना विस्तार से आप लोगों को बता दें हम, ठीक है, ताकि आपको प्रथम मुख्यमंत्री से संबंधित कुछ भी पूछे तो आप लोग कंफ्यूज ना होइए। 28 नंबर का सवाल कहता है कि राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। पहला है अनुच्छेद 166, दूसरा है अनुच्छेद 169, तीसरा है अनुच्छेद 170, चौथा है अनुच्छेद 168। इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए आप लोग को एक ना एक क्वेश्चन जो है अनुच्छेद से भी रहेगा, तो जो सबसे प्रचलित या प्रसिद्ध अनुच्छेद है उस सबको भी आप लोग को याद करना होगा। ठीक है, हाँ, कंपटीशन हाई है तो आप लोग को तरीके से ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, चालाकी पूर्वक पढ़ना होगा। देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 170। ठीक है, तो देखिए राज्य विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब विधानसभा का जिक्र आया है तो झारखंड विधानसभा कैसा है, एक सदनीय है। ठीक है, झारखंड विधानमंडल एक सदनीय है, अर्थात विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। और झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो झारखंड विधानसभा में 81 सीटें हैं। और झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, यानी स्पीकर कौन है, तो हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ महतो। कौन है, रविंद्रनाथ महतो। और रविंद्रनाथ महतो क्या है, आपका जेएमएम से विधायक हैं। क्या है, जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक हैं। और इनका जो है विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, इनका जो है आपका नाला विधानसभा क्षेत्र है। और ये नाला विधानसभा क्षेत्र आपका जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है, ये भी आपका याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत झारखंड सरकार द्वारा कब किया गया। पहला है 15 दिसंबर 2010, दूसरा है 15 अक्टूबर 2009, तीसरा है 15 नवंबर 2011, चौथा है 15 सितंबर 2012। तो इसका उत्तर देने से पहले आपको बता दें कि झारखंड सरकार द्वारा अनेकों योजना संचालित है और आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में आपका 3 से 4 जो है आपका योजना से संबंधित क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। तो जब भी योजना वाला हम क्लास कराते हैं तो आप लोग उसको नोटबुक में नोट कीजिएगा। वैसे हम योजना से संबंधित एक अलग से क्लास ले चुके हैं, आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 2011 ईस्वी को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए लाडली लक्ष्मी योजना का शुरुआत झारखंड सरकार 15 नवंबर 2011 ईस्वी को किया था, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30, लेकिन आज 30 से ज़्यादा क्वेश्चन है, आप लोग धैर्य बना के बैठे, पढ़ रहे हैं, पढ़ने में 5-10 मिनट टाइम अधिक लग जाए तो क्या टेंशन है, आपके लिए फायदे के लिए है। जीवन आशा योजना समाज कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, जीवन आशा योजना। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य है उसको यहाँ पर बताना है। पहला है बाल कुपोषण पर नियंत्रण, दूसरा है महिला अत्याचार पर नियंत्रण, और तीसरा है एड्स पर नियंत्रण, चौथा है दहेज प्रथा पर नियंत्रण। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल कुपोषण पर नियंत्रण। ठीक है, तो जीवन आशा योजना समाज कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, बाल कुपोषण पर नियंत्रण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। कहाँ चल जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि मुद्रा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से की थी। पहला है रांची, दूसरा है खूंटी, तीसरा है दुमका, चौथा है जमशेदपुर। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुमका।
तो मुद्रा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दुमका से की थी। अब दुमका के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। दुमका में क्या है आपका हिजला मेला लगता है। क्या लगता है? हिजला मेला। और हिजला मेला जो है आपका मोर नदी के किनारे लगता है। और मोर नदी का ही दूसरा नाम क्या है आपका? मयूराक्षी नदी है। बता चुके हैं फिर भी बता रहे हैं, आप लोग को बोर नहीं होना है। हमें क्या है, ये क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में नहीं आपके नस में घुसाना है, इसीलिए बोल रहे हैं। तो मयूराक्षी नदी किनारे लगता है। अब मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो त्रिकुट की पहाड़ी। कहाँ है? त्रिकुट की पहाड़ी है, ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया आपका दुमका के बारे में। अब बहुत देर से हम खूंटी के बारे में नहीं बताएं तो बताते हैं। तो खूंटी जिला जो है आपका 2007 ईस्वी में बना है। कब? 2007 ईस्वी में। किससे अलग करके? तो रांची जिला से अलग करके। और खूंटी प्लस लोहरदगा झारखंड के दो ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। वर्तमान में झारखंड में 24 जिला है, उनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन खूंटी और लोहरदगा दो ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। और खूंटी ने बहुत महान व्यक्तियों को जन्म दिया है, जैसे हमारे बिरसा मुंडा हैं, हमारे जयपाल सिंह मुंडा हैं। ये सब इनका जन्म कहाँ हुआ है? खूंटी जिला में ही हुआ है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। बैगा जनजाति झारखंड के किन क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं? पहला है हजारीबाग, दूसरा है रांची, तीसरा है सिंहभूम, चौथा है लातेहार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिंहभूम। ठीक है क्या? बैगा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा आपका? चतरा जिले में। कहाँ है? चतरा जिले में। यह सामान्यतः आपका सिंहभूम क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो सिंहभूम में नहीं पाए जाते हैं और सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? तो चतरा जिला में। अब चतरा के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। तो चतरा है, चतरा क्या कहा जाता है? चतरा को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। साथ ही चतरा क्या है? चतरा क्या है? झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। क्या है? झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। और चतरा में ही आपका क्या है? चतरा में ही आपका क्या है? इटखोरी में क्या है? माँ भद्रकाली की मंदिर है। किसकी? माँ भद्रकाली की मंदिर है, ये आपको याद रखना है। और चतरा के इटखोरी से ही क्या आपके 10वें तीर्थंकर कौन? 10वें तीर्थंकर जैनियों के शीतलनाथ हुए थे। शीतलनाथ, ये सब आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंहभूम क्षेत्र में बैगा जनजाति नहीं पाए जाते हैं। और बैगा जनजाति का प्रमुख या सर्वप्रमुख पशु कौन सा है? तो बाघ। ब से बैगा, ब से बाघ। इनके पूजनीय पशु क्या हैं? बाघ हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? पहला है कृषि, दूसरा है पशुपालन, तीसरा है वन उत्पाद संग्रह, चौथा है शिल्पकारी। ये क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा और आसान भी है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ चुका है और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कृषि। तो आपको पता है झारखंड क्या है? कृषि बहुल राज्य है। यहाँ पर क्या है, सभी का जो है मुख्य जीविका का साधन क्या है? कृषि। साथ में क्या है? पशुपालन। लेकिन सबसे पहले क्या है? कृषि है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बहुत लोगों को लगता होगा कि यहाँ बहुत ज़्यादा खनिज लवण पाया जाता है या खनिज संसाधन, तो मुख्य पेशा क्या होगा? उत्खनन, खनन, ये सब। लेकिन नहीं, यहाँ के लोगों का जो है मुख्य पेशा क्या है? कृषि है, ये आपको याद रखना है। लगभग 76% लोग गाँवों में निवास करते हैं। कहाँ? झारखंड में। और सभी लोगों का मुख्य पेशा क्या है? कृषि है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं? पहला है होड़ो, दूसरा है होड़ोको, तीसरा है कुड़ुक, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, होड़ोको। तो मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को होड़ोको कहते हैं। मुंडा जनजाति के लोग अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अपनी भाषा को क्या कहते हैं? होड़ो जगर, होड़ो जगर। और स्वयं को क्या कहते हैं? स्वयं को कहते हैं होड़ोको। अब मुंडा जनजाति के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। तो मुंडा जनजाति क्या है? झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। और मुंडा लोग क्या है? मुंडारी भाषा बोलते हैं। और मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। क्या है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी दिया है, कुड़ुक,
कुड़ुक क्या है? उरांव लोग स्वयं को कुड़ुक कहलाना पसंद करते हैं। क्या है? उरांव लोग स्वयं को कुड़ुक कहलाना पसंद करते हैं, क्योंकि उरांव लोग का जो भाषा है, वो क्या है? कुड़ुक भाषा है, ठीक है? कुड़ुक भाषा। और कुड़ुक भाषा को लिखने के लिए आपको क्या है? तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग होता है। किसका? तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग होता है कुड़ुक भाषा को लिखने के लिए। और कुड़ुक भाषा आपका जो है द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। किस भाषा परिवार के अंतर्गत? द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये उरांव जनजाति बोलती है। और उरांव जनजाति क्या है? झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है। और इनका जो है प्रमुख देवता का क्या नाम है? आप लोग सोच रहे होंगे सरना माता, बहुत लोग सोच रहे होंगे क्या चाला आयो, नहीं। ये उरांव जनजाति के जो प्रमुख देवता का नाम क्या है? धर्मेश है। क्या है? धर्मेश। ठीक है। और उरांव जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार जो है वो क्या है? सरहुल है। और सरहुल में किसकी पूजा की जाती है? सरहुल में साल वृक्ष की पूजा की जाती है। साल जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सखुआ भी बोलते हैं, ठीक है। और आपको बता दें साल क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। और ये सरहुल कब मनाया जाता है? ये सरहुल आपका चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आज का जो महत्वपूर्ण सेशन था आप लोगों के साथ हमने किया। और ये क्लास जो है कहने को 40-50 मिनट का है, लेकिन इसको लाने के लिए हमको पूरा दिन में 4 से 5 घंटा देना पड़ा है। पहले क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, फिर इसको टाइपिंग करते हैं, लिखते हैं, फिर अभी आप लोग के सामने एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो पूरा हेक्टिक वाला काम है, उसमें बाय चांस कभी कभी मिस्टेक हो सकता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अगर कुछ सुझाव देना हो तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है 93 34 40 05 26, यहाँ मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से बात कर सकते हैं। हाँ, लेकिन परीक्षा से संबंधित बात होना चाहिए। साथ ही कॉल नहीं कीजिएगा, थोड़ा-सा नहीं उठा पाएँगे तो आपको लगेगा कि सर कॉल उठाते नहीं हैं, ठीक है? तो यही था, आप लोग क्या कीजिए क्लास को शेयर कीजिए अपने छोटे भाई-बहनों, बड़े भाई-बहनों के बीच और दोस्तों के बीच में, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें, ठीक है? और कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर कीजिएगा देखने के बाद, अच्छा लगा तो भी, बुरा लगा तो भी। हम आपके जो मैसेज है उसका इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।